All right, lecture 3, and today's lecture is about the detector. So there were three parts that we were talking about in any given receiver. The first was your um, the filtering process, and the filtering process was contained of the first of all understanding the evolution of the incoming message signal in terms of its orthonormal basis functions which are pre-decided. And once you get that observation vector, because it was the observed signal, right? So observation vector extract किया जाता है हर एक basis functions के direction में, and based upon that particular direction, वो based upon that particular component in that given direction, ये values जो हैं इनको combine करके एक fresh observed signal बनाया जाता है, जिसे in turn compare किया जाता है कि हाँ भाई ये कौन से sent symbolic representation से match करता है, which is step number 2. So वो डिटेक्शन होने के बाद, वो सब चीज़ें हो जाने के बाद आपके पास स्कोर्स आते हैं, आपके पास वैल्यूज आते हैं, सिमिलैरिटी स्कोर्स या कोरिलेशन वैल्यूज आते हैं. तो ये जो सिमिलैरिटी स्कोर्स और कोरिलेशन वैल्यूज आपके हाथ में फाइनली आई हैं, द आइडिया इज कि इन वैल्यूज में से आपको जो करेक्ट पॉसिबल है, जो करेक्ट वैल्यू है, वो चूज करनी है. तो आप जो चॉइस का प्रोसेस है वो है डिटेक्शन प्रोसेस, कि आपको कौन सी बिट चूज करनी है वो आपका डिसाइड करता है आपका डिटेक्शन प्रोसेस. सो आज की थ्योरी है डिटेक्टर पे. तो डिटेक्टर में जो इशू है, सबसे पहले हम इशू को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है डिटेक्टर के साथ. तो उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा एक लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं. सो अभी जो हम बात करेंगे वो सर बाइनरी केस के बारे में बात करेंगे. बाइनरी केस के बारे में बात हो गई कि 0 है और 1 है, राइट. सिर्फ दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. अगर 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन हैं तो ये भी कंफर्म्ड है कि हमारे पास सिंबॉलिकली सिर्फ दो रिप्रेजेंटेशन ही पॉसिबल हैं. वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है S0 एंड S1. यही दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस मेरे पास पॉसिबल होने वाली है. अब जो ये वैल्यू मैं निकाल के देता हूँ, जो फाइनली सैम्पल हो के वैल्यू मेरे पास आने वाली है, जो कि फाइनल आउटपुट होने वाला है, वो बेसिकली वाई टी जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वाई टी को सैम्पल करके हमने बनाया था और वो कोरिलेट होके एक वैल्यू दे रहा था. और जो हमारा एक्सप्रेशन था, अगर हम उस एक्सप्रेशन को ज़रा लिख लें, तो वो था कि भाई वाई ऑफ टी रादर वाई ऑफ टी बी, राइट. वाई ऑफ टी बी करके हमने एक सिग्नल बना लिया था और हमने देखा था कि दैट वाज एन इंटीग्रल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड रादर इसको इन्फिनिटी चलाने की बजाय, क्योंकि हमें पता है कि वो ज़ीरो से टीवी के बीच में ही चलने वाला है, तो इट इज़ एसेंशियली अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द लिमिट्स इफ दे आर नोन सो प्रॉपरली. एंड हियर वी गो, राइट. और इसके साथ में हमारा था कि भाई एक आर टी होने वाला है, और जो आपका एस टी था, एस टी कर लीजिए, ये हो गया. एंड दिस along with dt is your expression for the final output that is going to come. Now what you need to understand here is that this particular expression is going to give you a singular value. A sampled value is a singular value. That singular value has to have a component of the message signal as well as the noise component, right? You can understand that very clearly. And the reason why it has to have a noise component is because RT has a noise component. तो क्योंकि मैसेज सिग्नल के अंदर एक नॉइज़ है, तो इस वजह से वहाँ पे आपके पास वहाँ मैसेज सिग्नल के साथ की जो नॉइज़ है वो उधर भी नॉइज़ होगी ही होगी. अब एक और यहाँ पे जो फंडामेंटली समझने वाली बात है वो ये है कि जब आप नॉइज़ के बारे में देखते हैं, तो नॉइज़ का जो बिहेवियर है, नॉइज़ का जो लॉजिक है, वो नॉइज़ का बिहेवियर जो है वो गॉसियन है. एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ के बारे में बात हो रही है. तो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ जो है, अगर वो किसी भी गिवन एस टी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करी भी जाएगी,
तब भी उसकी जो नॉइज़ है जो वो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ ही रहेगी। ये गॉसियन प्रोसेस की प्रॉपर्टी होती है। आप उसे किसी भी वैल्यू से स्केल कर सकते हैं, अल्टीमेटली उसका बिहेवियर गॉसियन नॉइज़ का ही रहेगा। ठीक है? तो एक बात तो ये हो गई। अब हमें ये पता है कि इनकमिंग सिग्नल जो है, अब ये जो भी हमने कहानी लिखी है, इस कहानी को हम कुछ रीराइट कर दें और हम यूँ कह दें कि भई मुझे Z मिला है। Z is the final observation that has been made. And the method of understanding how that Z observation is going to happen. So the method of understanding how this is going to happen is that it is going to have a component of first S and then you have a component of N. Now let's break this down. So S can have two possible values in this case. First is that the 1 was transmitted, second is that 0 was transmitted. In both the cases, the final correlated value is going to be a different quantity, right? So what we can do essentially is that this whole equation can actually be written as, so it can be written in two parts, and those two parts basically would be S0 plus N, right? And let's make it a 4 cross. Yeah, this will be better. So it will be S0N when 0 is transmitted, right? And it's going to be S1 plus N, obviously, when 1 is transmitted. But writing it in the form of 0 is transmitted, 1 is transmitted doesn't really ring it, right? And now what we have to understand is that S0 and S1, because the line code for a 0 and a 1 is a very deterministic quantity. The only randomness that exists is whether it is a 0 or a 1. So the probability in question comes into effect only when you have a decision to make that okay 1 भेजा था या 0 भेजा था. But till the time that decision is not being taken, the idea is very simple कि 0 S0 और S1 यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट वैल्यूज होने वाले हैं. तो आपके पास दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, दो पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे बन रहे हैं और दोनों रैंडम वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन है. जो गॉसियन सिस्टम है उसकी एक पर्टिकुलर मीन वैल्यू होती है और एक पर्टिकुलर वेरिएंस होती है. तो जी नॉइज़, जैसे मैं नॉइज़ को देखता हूँ और इस स्टाइल से समझने की कोशिश करें कि जो नॉइज़ का बिहेवियर है वो तो सेम ही रहने वाला है ना. इसका मतलब है कि जो नॉइज़ का वेरिएशन है उसमें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एक चीज़ में चेंज आ रहा है. और वो चेंज क्या है? वो चेंज आ रहा है कि आप ऐड क्या कर रहे हो उसमें. अभी आपको मैंने लैब में एक चीज़ करके दिखाई थी. मैंने आपको लैब में जब रैंडम वेरिएबल्स का एक्सपेरिमेंट करा था, मैंने साथ में उसके जो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो मैंने आपको अफाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में एक चीज़ बताई थी. वो इसी वजह से बताई थी. तो अफाइन ट्रांसफॉर्म का लॉजिक ये होता है कि जब आप एक गिवन रैंडम वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड कर देते हो तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि उसकी मीन वैल्यू उस एडिशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है. तो जो नई मीन वैल्यू आती है वो मीन वैल्यू के अंदर जो आपका कंपोनेंट आया है वो वैल्यू ऐड हो जाएगी. अगर आपके पास कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं है तो बेसिकली जो भी कांस्टेंट आप डेटा में ऐड कर रहे हो, जो नया मीन बनेगा, या यूँ कह लीजिए कि ई ऑफ जेड के जो दो पॉसिबल मीन्स हैं इस केस में, पहले वाले केस का जो ज़ीरो ट्रांसमिटेड के केस के लिए मीन हो जाएगा वट एवर द मीन ऑफ नॉइज इज प्लस एस ज़ीरो, एंड फॉर द वन ट्रांसमिटेड केस इट विल बी वट एवर द मीन ऑफ नॉइज इज प्लस एस वन. अब हमें पता है कि वो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ है, तो हमें ये भी पता है कि वो ज़ीरो मीन है. इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों प्रोसेसेस यहाँ लिखे गए हैं, जो दोनों सिंबल्स यहाँ लिखे गए हैं, ये दोनों गॉसियन हैं और इन दोनों के मीन एस ज़ीरो और एस वन हैं रिस्पेक्टिवली. यहाँ हो गई एक बात. दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये समझनी है कि अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लॉजिक के हिसाब से ही अगर आप याद करें तो जो एडिशन वाला फैक्टर है उसका वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता. वेरिएंस इज अफेक्टेड ओनली बाय द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अलोंग विद एन, जो यहाँ पे है नहीं.
जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स एन जो हैं S0 प्लस एन और S1 प्लस एन, ये दोनों सिस्टम्स जो हैं ये दोनों के दोनों सेम वेरिएंस के सिस्टम्स होंगे। अब मुझे वेरिएंस पता चल गई और मुझे पता चल गया कि दो अलग मीन्स के बारे में बात हो रही है। इससे मुझे ये पता चल गया कि दो इंडिपेंडेंट गॉसियन ज़रूर हैं लेकिन उनकी शेप एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक एक्सेस बनाते हैं, ठीक है। इस एक्सेस पे एक जगह पे S0 मार्क करते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये S1 मार्क करते हैं। यहाँ पे एक जेनेरिक अजम्पशन दी जा रही है कि भाई राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमारा एक्सेस बढ़ता है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई S0 इज लेसर देन S1। कोई ये भी ज़रूरी नहीं है होना, लेकिन फिर भी एक जेनेरिक अजम्पशन के तौर पे इसे मान लेते हैं। Right. तो अब जब हम इसको देखते हैं तो हमें याद करना चाहिए सबसे पहले कि गॉसियन शेप है, नॉइज इज ऑलवेज एन एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज। इसका मतलब है जो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वो बेल शेप्ड कर्व होगा। क्योंकि ये एक बेल शेप्ड कर्व होगा तो इसकी जो पीक पॉइंट है इसके मीन वैल्यू पे आएगी। तो यहाँ पे एक बेल शेप्ड कर्व तो ऐसी आएगी जिसकी मीन वैल्यू S0 पे आएगी। तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और दूसरा जो आएगा वो आएगा S1 के केस में। तो S1 के केस में ग्राफ अगेन यहाँ पे पीक वैल्यू होगी, तो आप यूं कुछ कह सकते हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि मेरी ड्राइंग चाहे जितनी भी बुरी दिख रही हो आपको, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल शेप्स माने जा रहे हैं, ठीक है। ये आइडेंटिकल शेप्स माने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे हमें इनको नॉमेनक्लेचर ज़रूर देना पड़ेगा। तो नॉमेनक्लेचर के लिए आपको ये समझना चाहिए कि अब जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि भैया एक ही वेरिएबल z में दो वेरिएबल्स हैं, है ना, एक ही z वेरिएबल में दो पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों में से जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करूंगा उसकी मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस अज्यूम करूंगा, हमारा जो डेटा बना, जो भी पीडीएफ बना, वो उस पर कंडीशनल पीडीएफ बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं कंडीशनल पीडीएफ बनेगा। तो कंडीशनल पीडीएफ के लिए जो सिंबॉलिज्म है वो होगा एफ। अब क्योंकि है ये नॉइस के ऊपर ही, तो एन के सिस्टम पे ही बनेगा, कोई ऐसी डाउट की बात नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो होता है वो यूँ होगा कि z इज इक्वल टू S1, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि f ऑफ n, n गिवन z इज इक्वल टू S1, एंड सिमिलरली f ऑफ n गिवन z इज इक्वल टू S0। ये मेरा दूसरा केस हो जाएगा जिसके अंदर आप f ऑफ n के बारे में यूं लिख सकते हैं। आपको समझना चाहिए कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली अपने आप में दो इंडिविजुअल गॉसियन वेव्स हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों सिमेट्रिकल गॉसियन वेव्स हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल गॉसियन वेव्स हैं। अब सिर्फ एक सवाल रह जाता है और वो सवाल ये है कि भाई जो मुझे डिटेक्ट करना है, जैसे हमने जब फ़िल्टर लगाया था तो फ़िल्टर को डिज़ाइन करने का हमारा एक पर्पस था, हमारा एक आइडिया था, और उसका फ़िल्टर डिज़ाइनिंग का जो मेन पर्पस, जो क्रक्स पर्पस है वो ये है कि हमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को मैक्सिमाइज करना होता है ना। डिटेक्टर का ऐसा कोई पर्पस है? तो डिटेक्टर का जी सबसे मेन पर्पस, डिटेक्टर इज सपोज टू वर्क ओनली फॉर वन पर्पस। That purpose is identifying the ones and zeros correctly, right? So if it has to identify ones and zeros correctly, so the purpose will be minimization of error. So the main idea, the main principle behind the design of any detector is minimization of error. And when you talk about minimization of error, so error again is a random quantity. सो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये एरर एक चीज़ है, इसको मैंने इसका एक शेप है या इसका एक फॉर्म है या इसका एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है और इसको आपने मिनिमाइज कर दिया या उसके मिनिमा पे ले आए, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज करनी पड़ेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज नॉट मिनिमाइजेशन ऑफ एरर पर से, बट मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। एरर के अकर करने का चांस जितना हो सके कम करना है। अब हम आ जाते हैं मैथ्स पे।
तो इसकी मैथ समझने के लिए जी सबसे पहला काम हमें समझना पड़ेगा कि मैथ्स वर्क कैसे करेगी, और मैथ्स ऐसे वर्क करेगी कि सबसे पहले आपको एरर की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब जिस भी पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पकड़ते हैं सबसे पहले। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पकड़ते ही हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको मैं कह देता हूँ गामा। ओके। और मेन काम यही है कि हमें गामा को पकड़ना है। और तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम किस तरीके से एरर को बेसिकली समझेंगे। तो लॉजिक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें एरर को मिनिमाइज़ करना है। एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें एक डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, जो है एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पीई हमें डिफाइन करना है। अब पीई के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सी बिट भेजी जा रही है। तो आप अज्यूम कर लो जी P0 भेजा जा रहा है। ठीक है। तो P बेसिकली ज़ीरो भेजा जा रहा है, और जब मैं P0 लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है कि ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी नोन क्या है। ए प्रायरी का मतलब पहले से क्या पता है कि ज़ीरो किस प्रोबेबिलिटी के साथ सेंड करने वाले हैं। ठीक है। तो P0 वो प्रोबेबिलिटी। दूसरी कहानी ये है कि मुझे एक रीजन की डेफिनेशन देनी है कि भाई ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है जो मैंने गामा में डिफाइन किया है, और ये मैंने किस बेसिस पे डिफाइन किया है। आप अगर इन दो ग्राफ्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो इन ग्राफ्स के स्ट्रक्चर्स को देख के एक चीज़ समझ में आती है कि इस जगह पे, इस एरिया में जो गामा से बड़ा एरिया है, इस एरिया के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 पाने की ज़्यादा है 0 पाने के मुकाबले। तो यहाँ पे 1 का लाइक्लीहुड ज़्यादा है। सिमिलरली गामा से छोटे वाले एरिया में 0 का लाइक्लीहुड ज़्यादा है, उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी ये बन जाती है कि गामा से आगे वाला सारा रीजन 1 को दे दो, गामा से नीचे वाला सारा रीजन 0 को दे दो। अब ये जो सारी कहानी है जो हम करने लगे हैं, वो ये करने लगे हैं कि ये गामा की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है। गामा की वैल्यू कैसे निकलेगी, मेन काम यहाँ पे ये है। ठीक है। और आप कहोगे कि भाई इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, सीधी सीधी एवरेज ले लो। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक केस में ले सकते हैं, और वो एक केस क्या है उसके बारे में भी इसी डेरिवेशन में भी बात करें। तो एक बात हमें पता चल गई कि भाई एरर की डेफिनेशन ये होगी कि 1 के रीजन में 0 का डिटेक्ट होना है ना। तो 0 के डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ आती है? 0 के डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आती है जब मेरा जो भी डेटा आया है, जो भी मेरी वैल्यू आई है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉइज़, ये हम समझने की कोशिश करें कि ये S0 और ये S1 और ये ग्राफ्स का मतलब क्या है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी क्या बैठ रही है। देखो जी, नॉइज़ अगर गॉसियन है तो उसका मतलब ये है कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू पकड़ सकती है। S0 का मतलब सिर्फ ये है कि उसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक। अगर वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू पकड़ सकती है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि कहीं तो 1 को भी रीजन देना पड़ेगा। और हमने बांध दिया कि भाई गामा से ऊपर अगर तेरी वैल्यू है, इनकमिंग सिग्नल की नॉइज समेत वैल्यू अगर गामा से ऊपर है, तो कह देंगे कि ये 0 नहीं है, ये 1 होगा। और ऐसे ही अगर गामा से नीचे है तो हम कह देंगे कि भाई ये 1 नहीं है, ये 0 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रीजन वाइज समझने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं रीजन वाइज डेटा को आइडेंटिफाई करता हूँ, तो ज़ीरो ट्रांसमिट हुआ है, यानी कि ये वाली वेव चल रही है। कलर बदल लेते हैं, शायद आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली वेव चल रही है, यानी कि 0 भेजा गया है। अजम्पशन है कि 0 भेजा गया है। इसका मतलब है कि ये चल रहा है और ये इसकी बात ही नहीं हो रही अभी। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कि एरर क्या होगा। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो ये कहानियाँ उठा कर हटा देते हैं। अब मुझे बताओ कि एरर क्या होगा। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, गामा से ऊपर पकड़ी जाने वाली सारी चीज एरर होगी। इसका मतलब है ये सारा का सारा एरिया इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये सारा एरिया इन्फिनिटी तक क्या बन जाएगा, एरर बन जाएगा।
ठीक बात। अब इस चीज़ को उठा के वापस लेके आते हैं, इसको वापस अपनी जगह पे ले आते हैं। ठीक है जी। और अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे केस में क्या होगा। तो दूसरे केस में S0 को उठाओ, इसको परे हटा दो, और अब अगर मैं एरर की डेफिनेशन देखता हूं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1 भेजा जा रहा है, और अगर 1 भेजा जा रहा है और वैल्यू जो रिसीव हुई है वो गामा से नीचे रिसीव हुई है, ऐसे केस में एरर क्या होगा? ये सारे पॉसिबिलिटी एरर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो मेरे पास जो एरर की डेफिनेशन है वो इस तरीके से, ये दो सेट्स हैं जिसके अंदर मेरी सारी एरर है। ठीक है, तो ग्राफ को वापस ले आते हैं अपनी जगह पे, और ये मेरी डेफिनेशन बन गई। आई होप जो भी ये मैंने मेस क्रिएट किया है इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ये मुझे पता है कि जीरो की अजम्पशन होगी कि भाई P0 मैंने भेजा था। अब इसको अगर मुझे पीडीएफ के इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना, बहुत ज़रूरी बात है। अगर मुझे पीडीएफ के क्योंकि मुझे नेट प्रोबेबिलिटी चाहिए ना एक रेंज में, तो नेट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा आपको इंटीग्रेशन, दैट इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ द पीडीएफ फंक्शन लिखना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं। तो सबसे पहले मुझे एरिया अंडर द कर्व लिखना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? अब देखो जीरो भेजा है ना, तो मेरा आइडिया है कि गामा से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो गामा से लेके इन्फिनिटी तक ये मैंने रीजन डिफाइन कर रखा है। तो गामा से लेके इन्फिनिटी तक के रीजन के अंदर जब मेरा एफ सब्सक्रिप्ट, अब ये लिखना थोड़ा सा लंबा कहानी है, तो आई होप बियर विद मी, z इज इक्वल टू एस ओ, ये आएगा जी बेस में, और अंदर आएगा n, और इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स डी एन वेरिएबल पे होगी, और ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन लिखा जाएगा। और दूसरा फंक्शन क्या होगा? दूसरा फंक्शन होगा पी ऑफ वन की एजम्पशन है, इंटीग्रेशन चल रही है जी माइनस इन्फिनिटी से और चल रही है गामा तक। ठीक है, और यहाँ पे अब अंदर वेरिएबल जो आ जाएगा वो आ जाएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई कॉपी इट, दिस वन। ठीक है, ये होगी कहानी। अब इसको हमें मिनिमाइज करना, तो ईजी तो है नहीं इसको मिनिमाइज करना, लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें? हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। कैसे फ़ायदा उठाएंगे? फ़ायदा ऐसे उठाएंगे जी कि आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो इनमें से कोई एक वेरिएबल आप पकड़ सकते हो, यानी कि आप जो इंटीग्रेशंस की जो लिमिट्स हैं उन्हें कॉमन बना सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि वेरिएबल सेम है, दोनों सेम वेरिएबल में है ना, बस दो अलग अलग पीडीएफ फंक्शन ही तो हैं, वेरिएबल तो सेम है। तो दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करने के प्रति क्यों ना सोचा जाए। तो दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि दोनों की लिमिट सेम करनी पड़ेगी, वेरिएबल तो सेम है ही। लिमिट सेम करने के लिए आपको एक जुगाड़ देखना पड़ेगा। जुगाड़ ये है कि ये एक गॉसियन पीडीएफ है। क्योंकि ये गॉसियन पीडीएफ है तो बहुत सीधी सी बात है कि एरिया अंडर द एंटायर कर्व तो 1 होगा। जैसे ही मैंने कह दिया कि एरिया अंडर द एंटायर कर्व 1 होगा, तो थोड़ा सा कान खनक जाना चाहिए कि हाँ भाई, अगर एरिया अंडर द कर्व 1 है, ये बात हमारी पक्की है, तो उससे एक एडवांटेज तो ये मिल गया कि 1 माइनस दी अदर लिमिट अगर मैं कर दूंगा तो फंक्शन बन गया, है ना। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना पोर्शन है, मैं ज़रा ग्राफिकली आपको दिखा दूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन सारा मेरा एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है ना, ये सारा पोर्शन, तो अगर मैं 1 माइनस बाकी का पोर्शन कर दूँ तो निकल तो वही आएगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से आपके पास एक एडवांटेज हो जाती है जिससे आप दोनों इंटेग्रल्स की लिमिट सेम कर सकते हैं। तो कोई भी एक पकड़ लीजिए जो आपको अच्छी लगे।
एक हमें याद आ रहा है, याद आ जाना चाहिए, मुझे तो आता है, आपको भी याद आ जाना चाहिए कि माइनस इन्फिनिट जो गामा टू इन्फिनिटी वाली लिमिट है, गामा टू इन्फिनिटी वाली लिमिट क्यू फंक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करती है ना। तो ये क्यू फंक्शन में बनाने में या क्यू फंक्शन की शेप में लिखने में, या अगर आप ERFC फंक्शन में लिखना चाहें, तो यही इंटीग्रल मुझे वहाँ पे लीड कर सकता है। इसका मतलब है कि गामा टू इन्फिनिटी वाली जो इंटीग्रल शेप है, वो बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की वैल्यू निकालने में मेरी हेल्प करेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी हम गामा टू इन्फिनिटी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो बात ये बनी कि ये हो जाएगा जी P(1), and you put in a square bracket and you have 1 minus this whole integral, okay, this whole integral as it is, and this whole integral 1 minus the only difference being that this is now gamma and this is infinity, okay, and you close the bracket, and with that you of course have the other variable. So once you're done with that and you see both the limits are coinciding now and things are in place, so what you can do is just put it in, right? You just adjust the values accordingly. P(1), you close the bracket, and now what you need to do, you first you'll add whatever value is left. So यहाँ पे अब हमें इंटीग्रल लिख लेना चाहिए जी, तो इंटीग्रल, और ये जा रहा है गामा से और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये तो बात पक्की होगी। अब दूसरी चीज़ लिखेंगे, दूसरी चीज़ में पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, P0 की है, तो P0 पहले लिखेंगे, तो है P0, P0 में ब्रैकेट के अंदर ले गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ले जाने का पर्पस क्या है वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया P0, it'll be much easier if I just copy paste, but I don't want the whole thing, just this much. तो ये P0, इसके साथ में ये आ गया, so I don't want all of this, I just want this much. तो ये P0 के साथ हो गया, एंड माइनस, राइट, माइनस P1, that's it. DN. So this is your space. This is your probability of error. This is your final word. And the point is, I want to minimize it. So how do you minimize such a thing? आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला, जितनी क्वांटिटीज के बारे में बात हो रही है सब पॉजिटिव है। अगर ये सब पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि भाई अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिनिमाइज करनी है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इंटीग्रल मैंने यहाँ लिखा है, इस इंटीग्रल का लॉजिक क्या है। इस इंटीग्रल का लॉजिक है मिनिमाइजेशन हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिनिमाइज करी जा रही है 1 की, 1 डिटेक्ट करने के एरर में मिनिमाइजेशन करने की बात हो रही है। अगर मैं ये रीजन देखता हूँ, तो ये जो रीजन बता रहा है, ये रीजन बता रहा है कि, जस्ट अ सेकंड, आई एम मेकिंग मिस्टेक है, या ठीक है। सो बेसिकली जो आपका ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन दिस कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि उससे ये वैल्यू, जो भी इंटीग्रल आएगा, जो भी ये समेशन आएगी, जो कुछ ये होगा, ये सब नेगेटिव होगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये P1 से नीचे जाएगी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो हमें यही चाहिए कि ये जो पॉस्टुलेशन है, जो डिसीजन है कि वेदर द डेटा इज 1
or a 0. That is, if something is detected as 1 and it is supposed to be 0, then that is an error. So the idea is we are detecting, probability of error is identifying that we are detecting something in the region of 1, and we are identifying, and we are actually identifying which was something which was transmitted as a 0, but we are identifying that in a 1. This is what this probability is basically describing. So by that logic, as it turns out, what we would have is, this leads us to a condition. Acha, another very important point here. You have to understand that subtraction of two Gaussian waves is essentially going to be another Gaussian. Okay? Manipulation of any two Gaussian waves is going to lead to a Gaussian wave only. So अगर मुझे यहाँ पे इसकी लिमिट रिवर्स करनी है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव साइन डाल दो और 1 ऐड कर दो. इसका मतलब है कि अगर मैं जीरो के रीजन के बारे में बात करता हूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सिर्फ साइन रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा. ठीक है. तो दैट बीइंग सेड, इट कैन बी एक्चुअली रिटन एज पी वन प्लस पी ऑफ रादर वन. हाँ, तो यहाँ पे एक और हमारे पास फंडा आ गया कि कायदे से जो आपका P1 है और P0 है, उसके बीच में भी एक रिलेशन है, दैट P0 प्लस P1 इज गोइंग टू बी 1, है ना. तो वो भी हमारे पास एक फंडामेंटल रीजनिंग आ जाती है. यू कैन राइट इट एक्चुअली इन द टर्म्स ऑफ P0 एज वेल, एंड बाय दैट लॉजिक इट विल बी वेरी क्लियर. बट फिलहाल के लिए it's a very simple exercise that you can just add a 1 here. So you'll have a 1 plus P1. There is no problem in that. You have a plus. This entire thing will be as it is. There is no change, right? But this will be minus infinity to gamma. Okay. And in this case, this value will have a negative sign and this value will have a positive sign, right? So both these cases are equivalent cases, but both these cases represent two different problems. What do they represent? This represents the problem of minimization of error of 0. Minimization of error of detection of 1. And this case represents the minimization of error, detection of error of 0. जिस जो आपकी प्रायोरिटी, आप उस बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिफाइन कर सकते हैं. क्यों हम दोनों क्यों नहीं कर सकते, अभी बताते हैं. दोनों कर सकते हैं, एक्चुअली दोनों ही करेंगे, बट ज़रा उसकी एक प्रॉपर कंडीशनिंग बना लेते हैं. तो कंडीशनिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें कंडीशनिंग बनाने के लिए कुछ ऐसा चाहिए कि दो पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास. तो दोनों की कंडीशन लिख लेते हैं. अगर मैं एक की कंडीशन लिखता हूँ, ये वो पहले वाले को उठा लेते हैं. तो जो पहले वाले की कंडीशन है, ये, और इसमें जो ये नेगेटिव साइन है ना, इस नेगेटिव साइन का जो मेरा मेन लॉजिक है वो ये है कि ये लेस देन 0 होना चाहिए फॉर हाइपोथेसिस 1. हाइपोथेसिस 1 का मतलब ये होता है कि 1 ट्रांसमिट किया गया, 1 के का डिसीजन लिया जा रहा है. ठीक है. तो 1 का डिसीजन लिया जा रहा है, तो हमें ये चाहिए कि जितने हद तक हो सके हमारी कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि P0 मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन शुड बी लेस देन 0. ठीक है. लेस देन 0 होने का मतलब हुआ कि जो ये 1 वाला कंडीशनिंग का सारा सेट आया, इसकी वैल्यू, यानी कि इसके ग्राफ का जो स्केल है, जो ग्राफ की वैल्यू है, वो ज़्यादा होनी चाहिए. अब आप आर्ग्यू ये भी कर सकते हो कि सर ये तो थी ही ज़्यादा, इसमें क्या पंगा. लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ आप देखना भूल रहे हो कि एक फैक्टर है यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन जो है P0 और P1 में हो रही है ना. तो ये P0 और जो P1 का लॉजिक है, ये मेन हमारी कंडीशनिंग है. तो अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि किस पॉइंट पे n जो है वो इस कंडीशन को मीट करता है. n के लिए एक
वैल्यू ढूंढ के निकालनी पड़ेगी कि कहाँ पे ये कंडीशन मीट होती है, कहाँ पे ये वैलिड है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन के लिए ये उठाते हैं, और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि भाई यही सेम कहानी हैज़ टू बी लेस देन ज़ीरो, बट दिस टाइम इट इज़ फॉर हाइपोथेसिस ज़ीरो। अब हाइपोथेसिस ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो ट्रांसमिट हुआ है, यानी कि जो भी डिटेक्ट हो रहा है, जो हमने डिटेक्शन डिसीजन लिया है वो ज़ीरो लिया है, हमें एरर नहीं चाहिए इस कहानी में। जैसे ही हम ये कह देते हैं कि हमें इस कहानी में एरर नहीं चाहिए, हमारी गेम जो है वो थोड़ी बदल जाती है, और हमें जो डेफिनेशन है वो भी थोड़ी बदलनी पड़ती है। और इस तरीके से ये दो हाइपोथेसिस लिखे जाते हैं। अब इन्हीं हाइपोथेसिस जिनको मैं कह रहा हूँ, इनकी अगर मैं ज़ीरो को ज़रा हटा दूँ और कुछ ऐसे लिख दूँ कि भाई this value has to be related by this sign, and the other option is that I can simply relate it by this sign. ठीक है, तो ये मेरी कंडीशनिंग हो गई। अब आप देखो कि दोनों RHS LHS दोनों सेम चीज़ें, अगर ये दोनों सेम चीज़ें, इसका मतलब है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम इनको एक ही इक्वेशन में किसी तरीके से लिख सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर सिंबॉलिज्म होता है इसके लिए, जो मुझे यहाँ पे बेसिक मैथ्स में नहीं दिख रहा है। एक क्विक सर्च करने की कोशिश करता हूँ, दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो नहीं दिख रहा है। हाँ दिख गया, इसमें एडवांस रिलेशनल ऑपरेटर्स ये चाहिए मुझे, लेस देन और ग्रेटर देन। तो देखते हैं, शायद अपने आप ही लिखा है। तो इसको एक ही इक्वेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाती है कि P ज़ीरो, ओके, और फिर हम लिखते हैं, ये उठा ही लेते हैं, और यहाँ पे एक लेस देन तो आ ही गया, ये आ गया है, एक ये भी डाल देते हैं, देखते हैं आता नहीं आता। तो यहाँ पे हम एक रिलेशनल ऑपरेटर ऐड कर देते हैं। एडवांस रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमें लेस देन और ग्रेटर देन, ये दो कंडीशंस मिल जाती हैं, जिसके अंदर जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो H1 को रिप्रेजेंट करती है, और जो नीचे वाली स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं अगर ये हमें अलाउ करता है, कर रहा है, तो हम कुछ इसको लिखने का प्रयास करते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। ये हुआ ब्रैकेट H अंडरस्कोर, नीचे वाली कंडीशन है जी ज़ीरो के लिए, और ऊपर वाली कंडीशन है H1 के लिए। ये हो गया। तो इस तरीके से लिखा जाता है। आई एम वेरी हैप्पी दिस वर्कड आउट। सो ये इस तरीके से हमारी ये एक कंडीशन बन जाती है। ये कंडीशन जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है डिसीजन मेकिंग पॉइंट। और अब हमें निकालना ये है कि अगर आप देखो, अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करके कोई एक वैल्यू ऑफ n निकाल पाए, अगर कोई एक वैल्यू निकाल पाए रिसीव्ड स्ट्रक्चर की, तो कितना एडवांटेज हो जाएगा, कितनी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ऑब्वियस ही बात है कि वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट की ही वैल्यू होगी। अब जैसे मैंने एक बात सवाल फ्लोट किया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये एवरेज क्यों नहीं हो सकता। ये एवरेज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सिमेट्री तो है, लेकिन P0 और P1 की वैल्यूज अभी नोन नहीं है। P0 और P1 के बारे में ये नहीं पता कि ये जो भी वैल्यूज होने वाली हैं, जो ये भी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज इक्वल हैं भी या नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हैं तो क्या होगा। मैं अगर आपको एक सिंपल ग्राफ के फॉर्म में इसे बना के दिखाऊं, अज्यूम करिए कि अगर आपका जो ज़ीरो की रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ है वो P0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि P1 से बड़ी वैल्यू है। उस केस में जो आपकी एंटायर वेरिएशन है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, एंड सिमिलरली जो आपकी दूसरी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी,
और उस वजह से जो उसका स्केलिंग फैक्टर है, मीन वगैरह सब सेम रहेगा लेकिन स्केलिंग फैक्टर कम हो जाएगा। तो जो आपका एवरेज सेम शेप के लिए इधर आना चाहिए था, वो इधर ना आके यहाँ आएगा, यानी कि वो एवरेज पे ना होके इधर को शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी केस की अगर बात करते हैं, जीरो अगर छोटा है और वन की प्रोबेबिलिटी बड़ी है, तो वो वैल्यू इधर को शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि ये जो एवरेजिंग की कंडीशन जो ऑब्वियसली दिख रही है, वो सिर्फ एक केस में एग्जिस्ट कर सकती है, अगर पी ज़ीरो और पी वन की सेम प्रोबेबिलिटी है। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस होल कॉन्सेप्ट, अब ज़रा इसको मैथमेटिकली हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? छोटी सी चीज़ ये चाहिए कि एफ एन जेड एस ज़ीरो, एफ एन जेड एस वन, इनकी डेफिनेशन चाहिए। अच्छा, एक मैं यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन भी कर सकता हूँ, अगर आप ठीक समझें तो। ये जो z मैंने अजम्पशंस डाले हैं और n के बेसिस पे करा है, ये n को सिर्फ एक वेरिएबल मानिए। यूँ मत समझिए कि ये n यहाँ पे नॉइज़ रिप्रेजेंट कर रही है, एक रैंडम वेरिएबल था। यहाँ पे एक इसको लैप्स ऑफ जजमेंट मान सकते हैं, क्योंकि अब सारी कैलकुलेशन n के बेसिस पे कर दिए तो n पे ही रखेंगे। बट नॉर्मली इसे r के फॉर्म में या किसी और वेरिएबल के फॉर्म में रखा जा सकता था। इस n को एक एवरेज रैंडम वेरिएबल के तौर पे ही कंसिडर करिए। इसको कहीं से भी नॉइज़ के साथ डायरेक्टली एसोसिएट मत करिए। ये सिर्फ नॉइज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नॉइज़ के अंदर डेटा ऐड होने के बाद वो सिर्फ नॉइज़ तो रहती नहीं, एस ज़ीरो और एस वन ऐड होने के बाद वो जेड बन गया। तो हमें यहीं पे अज्यूम कर लेना चाहिए कि हम वैल्यू की जो बात कर रहे हो बेसिकली जेड की टर्म्स में कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन लॉजिक्स भी उस हिसाब से थोड़े चेंज हो सकते हैं। ठीक, बट फिलहाल अब जितना कर लिया है तो इसी हिसाब से कंटिन्यू कर। अब सबसे पहली बात डेफिनेशन चाहिए, और डेफिनेशन चाहिए एफ एन जेड एस ज़ीरो एन की, एफ एन जेड एस वन की। तो ये डेफिनेशंस बनाने के लिए ये करते हैं कि सबसे पहले याद रखते हैं कि गॉसियन, तो ये गॉसियन है तो हमारे पास एक तो कहानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि गॉसियन की शेप हमें पता है, गॉसियन का जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो हमें पता है। तो कोई गॉसियन का जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो है 1/√of 2 पाई, अब यहाँ पे आ जाती है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा क्या है क्या नहीं है इस पे अभी नहीं डील करना है, हमें सिंपल सिग्मा ही रखना है। सिग्मा कैप टू सिग्मा स्क्वायर हो गया, ये हमारा अंडर रूट में होता है और ये मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ये क्लियर है कहानी। अब आ गया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में है माइनस, यहाँ पे इस केस में है हमारा n, तो है n माइनस, ज़ीरो की बात हो रही है तो एस ज़ीरो मेरा मीन वैल्यू है। इसको कर दो जी स्क्वायर और इसको डिवाइड करते हैं 2 सिग्मा स्क्वायर से, ये हो गया। ये मेरा एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, ये मेरा नोन शेप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सेम चीज़ उठा करके दोबारा लिख लो। एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो सिग्मा है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। सिग्मा की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ एस ज़ीरो जो है वो एस वन बन रहा है और उसके अलावा कोई शेप डिफरेंस नहीं माना जा रहा है। ठीक है। जैसे ये कहानी क्लियर होती है, अब आपके पास ये आ गई स्टोरी। ठीक है। दोनों साइड पे इसको रखेंगे, आप देख सकते हो कि बहुत ऑब्वियस है कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं वो कट जाएंगे। एक्सपोनेंशियल्स मुझे दिख रहे हैं बहुत सिमिलर नेचर के हैं, तो उनको एक तरफ ले जाना पड़ेगा, ले जाइए। पी ज़ीरो पी वन को रेशो बनाना पड़ेगा, बना लीजिए। तो इस तरीके से जैसे ही हम इसे सॉल्व करने लगते हैं, ज़रा सॉल्व करके रख ही लेते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी ज़ीरो को यहाँ ले जा रहे हैं, पी वन को यहाँ ले जा रहे हैं। तो पी ज़ीरो को बेसिकली यहाँ यहाँ क्या बोल रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे पी ज़ीरो को डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में एफ एन जेड एस वन को लेके आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों रूट्स कट जाएंगे। एक्सपोनेंशियल की ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट, ये पोर्शन, इसको पूरे को उठा लेते हैं, इतना भी पूरा नहीं यार।
this minus तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल का लॉजिक हो गया। और ये जो है डालेंगे एंड दिस डिवाइडेड बाय p0। ये मेरा दूसरा लॉजिक। तो ये मेरे पास रेशो की फॉर्म में डेटा आ जाएगा। अब इसको भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है? ये सिर्फ न्यूमरेटर उठा लो और ये वाला पोर्शन आपको चाहिए ही नहीं, है ना, ये पोर्शन उड़ा दो और न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करके लिख के ये आ जाएगा। अब ये है ए स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। तो एक होगा ए प्लस बी, एक होगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जो होगा उसके अंदर आ जाएगा बेसिकली एस, जो सारी आपकी वैल्यू है वो कट के आ जाएगी। इसके अंदर आ जाएगा आपका S1 माइनस एस नॉट का एक टर्म आ जाएगा और दूसरा हो जाएगा 2n माइनस S1 प्लस एस नॉट। ठीक है, तो यही पूरी इक्वेशन उठा करके दोबारा लिख लेते हैं। सॉरी फॉर दैट। या सो आपका एक्सपोनेंशियल न्यूमरेटर में आपके पास दो टर्म्स होंगे। एक होगा S1 माइनस एस नॉट, एक ये टर्म आएगा। ठीक है, और दूसरा टर्म आएगा 2n माइनस ब्रैकेट S1 प्लस एस नॉट। हाँ, ऑल ऑफ ये हो गया डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, और ये मेरा एक्सपोनेंशियल का टर्म हो गया यहाँ पे। अब हम चाहें तो बहुत इजीली सिर्फ n की टर्म को सिक्लूड कर सकते हैं सारी स्टोरी में से। उसको करने के लिए एक्सपोनेंशियल को हटा दीजिए और दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि तो अगर मैं वो करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगी सिंपल सी स्टोरी कि एक्सपोनेंशियल को अगर मैं यहाँ से हटा देना चाहता हूँ और दूसरी तरफ पे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक्सपोनेंशियल का ब्रैकेट हटा देते हैं, इसको एज इट इज़ कट कर लेते हैं। ये वैल्यू इधर कर लेते हैं और अब हमारे पास आ गया कि ये जो मेरा P1 P2 P0 का लॉजिक है इस पे नेचुरल लॉग लग जाएगा। तो नेचुरल लॉग लगते ही स्टोरी थोड़ी शेप में आने लगती है। अभी बताता हूँ कैसे। अब अगेन मुझे तो सिर्फ n की टर्म इधर चाहिए क्योंकि मुझे तो n की वैल्यू निकालनी। तो n की वैल्यू जो है इसको हम कट करके ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं। ठीक है ना, और जो ये कंपोनेंट है इसको इन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको करते हैं सी कट करना है, इसको करते हैं कट और ये एंड पे यहाँ पे डिवीजन में डाल देते हैं। डिवीजन में डालने का लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसकी बेसिकली वैल्यूज रिवर्स करने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। तो आप एक ऑफसेट देख पा रहे होंगे कि कैसे बन रहा है। अब मैं एक फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ जिसके बाद
ये वैल्यू को क्लोज कर सकते हैं, इमीडिएटली इसकी सारी कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा n। अब आप ये देखिए कि सारी टर्म्स इधर जा चुकी हैं, मुझे सिर्फ s1 प्लस एस नॉट की वैल्यू को भी इधर शिफ्ट करना है और पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड 2 से डिवाइड कर देना और मेरा काम हो गया। तो सबसे पहले ये उठा लेते हैं, ये कंडीशनल ऑपरेटर मेरे लिए ज़रूरी है। ये हो गया, फिर आ गया s1 प्लस एस नॉट बाई 2, तो s1 प्लस एस नॉट होल डिवाइड बाई 2। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, हाफ का फैक्टर मल्टीप्लाई करते हुए, यानी कि अगर आप देखें ये 2 सिग्मा स्क्वायर न्यूमरेटर में था, 2 से डिवाइड करेंगे। मैं इतनी अजम्पशंस नहीं लेता कि आप समझ पाएंगे, मैं सब लिख देता हूँ, आप अपने आप देख लीजिएगा। 2 सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड करेंगे S1 माइनस एस नॉट से, और ये जो वैल्यू हो गई, अब इसको क्लोज कर देंगे, ये डेटा हो गया। अब इसके साथ आ जाएगा मेरा नेचुरल लॉग। तो ये नेचुरल लॉग का लॉजिक हो गया p ऑफ 1 डिवाइडेड बाय p ऑफ 0। ठीक, और ये पूरी कहानी हो गई ब्रैकेट के अंदर। ये है मेरी फाइनल इक्वेशन, जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी। कोई डरने की बात नहीं है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको जैसे ही ये आप अपनी उस अजम्पशन पे आते हैं कि भाई मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 0 और 1 सेम प्रोबेबिलिटी से भेजे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप ये अजम्पशन डाल लेते हैं, अच्छा सबसे पहले मैं अपना कंटेंशन प्रूव कर दूं, जो मैंने अभी आपको बोला था कि वो किस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। तो दोबारा से एक ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे और फिर उसे प्रूव करते हैं। तो जी एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, लीजिए। तो पहला आर्ग्यूमेंट, दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों P1 और P0 सेम प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अगर वो दोनों सेम प्रोबेबिलिटीज़ हैं तो नेचुरल लॉग के अंदर का रेशो हो गया 1, ये वैल्यू हो गई 0, और थ्रेशोल्ड हो गया एवरेज, जो कि है ये वैल्यू। बिल्कुल ठीक बात है। गामा इज इक्वल टू S1 प्लस एस नॉट बाई 2, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट, अगर P1 इज ग्रेटर देन P0 तो क्या होगा? P1 इज ग्रेटर देन P0, इसका मतलब हुआ कि जो कंडीशन है, जो n है, उसके अंदर जो नेचुरल लॉग का ये कंपोनेंट यहाँ पे आया है, P1 बाई P0 विल बी लॉग ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 की पॉजिटिव क्वांटिटी की बारे में बात हो रही है तो नेचुरल लॉग विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 का नेचुरल लॉग विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। As it is a positive quantity, the threshold will shift. Okay, so if P1 is greater than P0, there is a larger chance, there is a better chance that the scaling operation, the multiplication operation that was happening with this particular value will increase the threshold, and the threshold will increase towards this direction. And if it is P0, if the value of P0, if the value of P0 is larger than P1, then the natural log will be of a quantity which is less than 1. If it is that of a quantity less than 1, then an equal shift in the negative direction, that is S1 by S1 plus S0 by 2 से opposite direction में एक आपका shift चलेगा। तो आपकी गामा की वैल्यू S1 प्लस एस नॉट बाई 2 होना फिक्स नहीं है। गामा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे होगा जहां पे P1 और P0 की वैल्यू ए प्रायरी प्रोबेबिलिटीज, वेरिएंस, S1 S0 सब कुछ कंट्रोल करेंगे। अगर हम सिमेट्री अज्यूम कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि भाई P1 और P0 सेम है, दैट इज इफ
P1 equals P0 इक्वल्स हाफ। अगर ये कंडीशन है तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारी केस बिल्कुल सिंपल हो गया और हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो एवरेज पे ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको जरा नीचे शिफ्ट कर उड़ाई देते हैं। So I hope that is clear, and if this is done, if this is understood, then we have a very simple straightforward relationship that if they are equal, if they are equally likely, then you have a very simple criteria that this value will be s1 plus s naught by 2 and you're done, right? और ये याद रखना ज़रूरी है कि ये जो n पॉइंट आपने निकाला है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसीजन। इस पॉइंट के अबाउट ही डिसीजन लिया जा रहा है कि हाइपोथेसिस 1 है या हाइपोथेसिस 0 है। हाइपोथेसिस 0 मतलब 0 का डिसीजन लिया जा रहा है और हाइपोथेसिस 1 मतलब 1 का डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे ये एवरेजिंग का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गई और इससे हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख सकते हैं भाई कि बहुत सीधी सी कहानी है कि जो वैल्यू है गामा की दैट इज इक्वल टू इन दिस पर्टिकुलर केस इज इक्वल टू s1 plus s naught and we need to put in a bracket here. s1 plus s naught by 2, okay? तो ये हमारा डिसीजन थ्रेशोल्ड निकल के यहाँ पे आता है इस पर्टिकुलर केस में। आखिरी चीज जो यहाँ पे कमेंट करने वाली है वो ये है कि इस सिचुएशन में जो ये हमने कंडीशन फाइनली निकाल ली है और ये हमने एवरेजिंग निकाल ली है, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमें वापस इधर आना पड़ेगा, लेकिन हम एक और अब एडवांटेज उठाने वाले हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज हम ये उठाने वाले हैं कि हमने सिमेट्री कंडीशन अज्यूम करी है कि P0 इज इक्वल टू P1। जैसे हमने ये अज्यूम कर लिया कि P0 इज इक्वल टू P1, तो हमारे पास दो तीन चीज़ें आ गई। एक ये आ गई कि ये दोनों के दोनों जो मल्टीप्लाइड ग्राफ्स बन रहे हैं, क्योंकि ये तो इनकी नेचर तो सिमेट्रिकल ही थी, तो इनकी नेचर सिमेट्रिकल होने की वजह से और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बीच एवरेज पे आने की वजह से एक बहुत डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये है कि ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर मेरा बना था, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर एक बार अगर मैं दोबारा बना लूँ कन्वीनियंस के लिए, नीटनेस के लिए, तो कर्व्ड स्ट्रक्चर का जो शेप था वो कुछ ऐसा था, ऐसा जा रहा था और ऐसा जा रहा था। और ये एरिया अंडर द कर्व जो भी मैंने ये निकाला था, इसके बेसिस पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कही थी। यहाँ पे हमारे पास एक और, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, एक बहुत ही इंटेलिजेंट और कन्वीनियंट ऑपरेशन है क्यू फंक्शन के तौर पे। कि क्यू फंक्शन मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट एक टैब्यूलेशन दे देता है। तो अगर मैं क्यू फंक्शन की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक टैबुलर फॉर्म में, एक डिटेल्ड टेबल के फॉर्म में निकालने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे ही ये मेरे पास एरिया है और मैं कह रहा हूँ कि दूसरा सिमेट्रिकल है, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस डबल कर देना है ना। तो अगर मैं इस एरिया को डबल कर देता हूँ तो मेरी कहानी खत्म, मेरा काम फिनिश। इसका मतलब ये हो गया कि ऑल आई नीड टू डू इज एफ एन, जो मैंने ऊपर नोमेनक्लेचर यूज किया है, z इज इक्वल टू जीरो की जो कंडीशन है, s जीरो की कंडीशन है, उसको अगर मैं इवेल्युएट कर लेता हूँ s1 प्लस एस नॉट डिवाइडेड बाय 2 से लेके इन्फिनिटी तक, अगर ये इंटीग्रेशन में निकाल देता हूँ, इस वैल्यू को डबल कर देता हूँ, वन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 0 जो कि हाफ ही है, तो वो वैल्यू जो डबल करी वो भी कट गई, एंड इस तरीके से मेरी प्रॉब्लम खत्म, मेरा आंसर आ चुका है। और जैसे ये फॉर्म मेरे पास आ गई, मेरे पास एक ऑलरेडी मेरे पास एक कंडीशनल वे में डेटा सारा लिखा हुआ है, मेरे पास सारा पीडीएफ फंक्शन बना हुआ है,
मुझे उसके अंदर सिर्फ रिप्लेसमेंट करके उसकी करेक्ट वैल्यूज़ पकड़नी है कि भाई गामा फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, सॉरी क्यू फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैल्यू का लॉजिक क्या होता है? वैल्यू का लॉजिक होता है कि आप अगर हम क्यू ऑफ एक्स कहते हैं तो एक्स जो है वो जो लोअर लिमिट होती है वो होती है, और जो आपका हम क्यू फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन को अगर एक नॉन नॉर्मल नॉन नॉर्मल मैं क्या कह रहा हूँ, इसका कहने का मतलब है जो जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस गॉसियन नहीं होते हैं, उन केसेस में हमारे पास लॉजिक ये होता है कि आप जो वैल्यू है उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा, यही आपका लॉजिक होता है। तो q ऑफ x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा का आपको लॉजिक चाहिए, और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आ जाता है। ओरली ना करते हुए थोड़ा सा काम मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अभी अभी जो मैंने सारी स्टोरी आपको सुनाई है उसका लॉजिक ये बैठ के निकला कि हमने अज्यूम कर लिया है कि P0 और P1 जो है वो 1 है। सबसे पहले कन्वीनियंस के लिए मैं ज़रा फॉर्मूला दोबारा यहाँ ले आता हूँ। तो ये फॉर्मूला दोबारा यहाँ लिख रहे हैं, रिवीजन के तौर पे लगा लीजिए। और इसके अंदर हमारे पास अब दो तीन कंडीशंस जो निकल के आ रही हैं, जो दो तीन लॉजिक निकल के आ रहे हैं, वो ये हैं कि P0 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू हाफ, ये पक्का है। दूसरा हमें ये भी पता है कि ये जो इंटीग्रल एरिया निकल के आने वाला है, जो ये वैल्यूज़ हैं, इनको दोनों को उठा लेता हूँ और ये इधर डाल देते हैं। तो ये दोनों एरियाज जो हैं ये हमें पता है कि ये दोनों एरियाज इक्वल है, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये पता चल गया, हम दोनों में से कोई एक वैल्यू को यूज़ करते हुए सब लिख सकते हैं। यही सिमेट्री थी जो मैं आपको समझा रहा था। तो P ऑफ E अब एक हो गया हाफ का फैक्टर, और इसको कर दिया हमने डबल ऑफ दिस इंटीग्रल से। डबल क्यों किया? क्योंकि ऐड हो रहे थे। ये हो गया, ये दोनों स्ट्राइक थ्रू हो जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो एसेंशियली ये खत्म, और ये रह गया इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मुझे एक्सपोनेंशियल लिखना पड़ेगा और गामा डालने पड़ेंगे। तो जैसे ही ये डाले, हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, लिख लेते हैं। तो अब लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल का पार्ट है वो यहाँ से उठा लेते हैं। उठाने से थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाती है। तो ये हो गया आपका, और जैसे ही मैं इसको देखता हूँ मुझे क्यू फंक्शन याद आता है, तो क्यू फंक्शन की शेप में लिख देते हैं। तो कहानी हो गई कुछ ऐसी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज डिफाइंड एज क्यू फंक्शन। अब देखो क्यू फंक्शन इंपॉर्टेंट हो गया ना एकदम से। तो क्यू फंक्शन की इंपॉर्टेंस को आई होप अब आप समझ पाएंगे। तो एस वन प्लस एस नॉट डिवाइड बाई टू हो गया, माइनस करेंगे एस नॉट, और एक तो हो गई ये कहानी। और इसमें डिवाइड करेंगे जी सिग्मा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप इसको खोलोगे, ये ब्रैकेट के लिए जैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करते ही आपका एक्सप्रेशन आ गया। और एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया P ऑफ E इज इक्वल टू Q ऑफ S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा। दैट सिंपल, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर।
अब जैसे ही हम ये लिख देते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। पॉइंट क्या है? S1 माइनस एस नॉट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो सिंबल्स के डिफरेंस के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉइज की पावर, स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिग्नल्स के डिफरेंस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हम सिग्नल्स के लॉजिक को देख रहे हैं, और यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को मिनिमाइज करने का जो लॉजिक है वो ये होगा कि जितना डिफरेंस सिग्नल S1 वन माइनस एस नॉट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वो एक दूसरे की एनर्जी से डिफरेंट होंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे से ऑपोजिट नेचर के होंगे, उतना हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये जो बात निकल के आएगी, ये आएगी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है एरर की। जितना वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगा। जितना S1 माइनस एस नॉट, जितना डिफरेंस छोटा होगा उतना क्यू फंक्शन का आर्ग्यूमेंट छोटा होगा, जितना क्यू फंक्शन का आर्ग्यूमेंट छोटा होगा उतना एरर बड़ा होगा। तो मेन अब मुद्दे की बात ये हो गई कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रिडक्शन है वो डिपेंड कर रहा है आपके सिग्नल की शेप के बेस्ट पॉसिबल होने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि आपने डिटेक्शन बहुत पॉसिबल कर ली, S1 और S0 आपने बहुत बहुत बढ़िया निकाल ली, ये सब अच्छा कर लिया आपने, और अब आप डिसीजन लेने वाले हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन, द फंडामेंटल लॉजिक ऑफ द लाइन कोड्स एंड हाउ द लाइन कोड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगले सेशन में अब हम बात करने वाले हैं कि S1 माइनस एस नॉट का जो ये लॉजिक हमने लिखा है, इसको बेसिकली कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा अलग अलग लाइन कोड्स के लिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को डिफरेंट लाइन कोड्स के लिए इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट यूनिट में छोड़ा था, जो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट यूनिट में सिलेबस में लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉड्यूलेशन स्कीम्स की कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 0 के सिंबल की एनर्जी के बेसिस पे और नॉइज की एनर्जी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की डिपेंडेंस है। तो वो तो जो आपको मॉड्यूलेशन स्कीम दे रही है वो तो सिर्फ 1 और 0 की रिप्रेजेंटेशन दे रही है, सॉरी 1 और 0 के लॉजिकल डेटा दे रही है। एक्चुअली में आपको सिंबल क्या दे रहा है? लाइन कोड। तो जब तक मैं लाइन कोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तब तक मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के बारे में बात नहीं कर सकता। इसलिए अब जो हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स ऑफ डिफरेंट लाइन कोड्स। अभी के लिए दिस इज, थैंक यू।